तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हम लोग हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर और बहमनी एम्पायर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 या 4 पार्ट बना चुके हैं, वो अपलोड भी कर चुके हैं। अब हम लोग जो हैं इसको समेट रहे हैं, यानी कि इसके खात्मे की ओर हैं। तो विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया है कि कैसे इनकी फाउंडेशन हुई और कैसे कैसे इन्होंने ग्रो किया। अब मैं चल रहा हूँ इनके जो खास विक्ट्री मिशन है वो, और विजयनगर एम्पायर किस तरह से डिक्लाइन उसका शुरू हुआ आफ्टर बन्नीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध के बाद किस तरह से इनका पतन शुरू हुआ, और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके इस वीडियो। तो विजयनगर एम्पायर का सबसे पहला जो शिकार हुआ, या विजयनगर एम्पायर में जो सबसे पहले मिलने वाली रियासत थी या साम्राज्य था, वो था होयसोल का विलय किया था विजयनगर में हरिहर फर्स्ट ने। उसके बाद बुक्का फर्स्ट का पुत्र है कुमार कंपन, युवराज था ये, युवराज कुमार कंपन। इसने तमिलनाडु में पांड्यों से मदुरै जीता था। एक्चुअली पांड्य जो थे किसी ज़माने में पूरे के पूरे प्रायद्वीप पे फैल गए थे अपने पीक पर, लेकिन धीरे धीरे वो सिकुड़ते चले गए थे। जैसे जैसे दक्षिण भारत में और रियासतों का जन्म हुआ, पांड्य जो थे वो धीरे धीरे सिकुड़ गए थे। इनको अंतिम रूप से जो ख़त्म किया पांड्यों को, वो विजयनगर एम्पायर ने ख़त्म किया। इनके पास रह गया था दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, जिसकी कैपिटल थी मदुरै इस समय, ठीक है ना। तो मदुरै पर या पांड्यों पर हमला किया था कुमार कंपन ने, और कुमार कंपन ने मदुरै को जीत लिया था और मदुरै को विजयनगर एम्पायर में मिला दिया था। अब कुमार कंपन की वाइफ थी गंगा देवी। उस गंगा देवी का एक नाम विजिका भी मिलता है, गंगा देवी या विजिका, मैंने यहाँ लिखा भी होगा शायद, ये है ना, विजिका या गंगा देवी, यस। तो कुमार कंपन की जो वाइफ थी वो थी गंगा देवी या विजिका। तो उसने एक बुक लिखी है। बुक क्या है वो? एक्चुअली काव्य संग्रह है, पोइट्री है, जिसका नाम है मधुरा विजयम। मैंने यहाँ लिखा भी है मधुरा या मदुरै, कहीं मदुरै लिखा रहता है, कहीं मधुरा लिखा रहता है। मधुरै विजयम जो है ये काव्य संग्रह है, और एक्चुअली ये कुमार कंपन की जीवनी है, कुमार कंपन की जीवनी है। और चूंकि कुमार कंपन की सबसे इंपॉर्टेंट जो विक्ट्री थी या सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो मदुरै की जीत थी, इसलिए इस बुक का नाम उसने मधुरै विजयम रखा है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि मधुरै विजयम क्या है? कुमार कंपन का विक्ट्री मिशन है, किस पर? मदुरै पर। यह कुमार कंपन की जीवनी है। किसने लिखी है? उसकी पत्नी गंगा देवी ने, जिसका एक नाम विजिका भी है, ठीक है ना। और कुमार कंपन किसका बेटा था? बुक्का फर्स्ट का। हरिहर फर्स्ट के बाद बुक्का फर्स्ट बना था, बुक्का फर्स्ट का बेटा था कुमार कंपन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? हाँ, बस ये है कि नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। खैर आगे चले। फिर हरिहर फर्स्ट ने ही कृष्णा नदी, आपको पता है कृष्णा नदी पिछले मैप में मैंने आपको दिखाया, कृष्णा से कावेरी नदी के बीच का जितना भी इलाका था वो सारा जीत लिया। इसके अलावा इधर अरब सागर में, जैसे कि अरब सागर जानते हैं ना, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, केरल तक, तमिलनाडु तक का जो समुद्र तट का इलाका है वो अरब सागर है। और उधर पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक का जो समुद्र तट का इलाका है वो बंगाल की खाड़ी है। तो हरिहर फर्स्ट के समय में ही विजयनगर एम्पायर जो था वो पश्चिमी समुद्र से लेकर के पूर्वी समुद्र तक फैल गया था, या बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैल गया था, जिसकी उत्तरी सीमा हो गई थी कृष्णा नदी और दक्षिणी सीमा हो गई थी कावेरी नदी। किसके समय में? हरिहर फर्स्ट के समय में, ठीक है ना। अब कृष्णदेव राय जो है, मैंने शॉर्ट में कृष्णदेव लिखा है लेकिन इसका नाम कृष्णदेव राय है, ठीक है ना। 1509 से 1529 तक, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा। तो कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर एम्पायर जो था अपने पीक पर पहुँचा, और इसने जो वर्तमान केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लगभग पूरा का पूरा दक्षिण महाराष्ट्र, जो दक्षिण कोंकण तक का इलाका, वो सारा कैप्चर कर लिया था। ये कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो था अब कृष्णा नदी से पार गोदावरी नदी तक भी जा लगा था, गोदावरी नदी तक जा लगा था। पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, गोदावरी नदी के दक्षिण में उसने जीत लिया था कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय की यही उपलब्धि थी, यही जो उपलब्धियां थी, देखा उसने दक्षिणी कोंकण से, महाराष्ट्र में दक्षिणी कोंकण से पूर्व में आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तक उसका एम्पायर था। इसने गोलकुंडा के ताकतवर राजा कुली कुतुब शाह को हराया। मैंने लिखा कुकू, तो कुकू माने कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के पावरफुल राजा कुली कुतुब शाह को हराया, और हराने के बाद उसकी जो राजधानी थी, उसका राजधानी में जो किला था गोलकुंडा, उस किले को उसने नष्ट कर दिया। इसके अलावा वीदर को भी हराया। वीदर का एक मजबूत किला था अदोनी, वीदर के राजा को अदोनी में हराया, अदोनी का किला उसने ध्वस्त कर दिया। बीजापुर के राजा इस्माइल आदिल शाह को हराया, और इस्माइल आदिल शाह के गुलबर्गा के किले को इसने ध्वस्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसको हराया, और ये गोलकुंडा और गुलबर्गा के जो किले हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुलबर्गा का किला किसका था तो गोलकुंडा का किला किसका था।
तो ध्यान रखना, गुलबर्गा का किला जो था वो इस्माइल आदिल शाह का था और गोलकुंडा का जो किला था वो कुली कुतुब शाह का था। ठीक है ना। इनको किसने हराया? कृष्णदेव राय ने। इससे पहले ये किले ध्वस्त नहीं हुए थे, ना अदोनी, ना गोलकुंडा और ना गुलबर्गा। इससे पहले ये कभी किले किसी भी विजयनगर एम्पायर के किसी भी राजा ने हराए नहीं थे। ये काम जो था वो कृष्णदेव राय का था, इसीलिए उसको विजयनगर का सबसे पावरफुल राजा कहा जाता है। इसी ने रायचूर दोआब छीन लिया। रायचूर दोआब जिसका जो झगड़े किसके बीच में झगड़े की वजह था? बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो रायचूर दोआब था वो इसी ने छीना। इसके अलावा इसने कर्नाटक में बेलगांव और गोवा भी इसने छीन लिया। गोवा जो था उस समय महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में डेवलप हो रहा था, इसी ने छीन लिया। उड़ीसा के राजा थे, इन्हें कहते थे गजपति, हाथियों के स्वामी। उड़ीसा के राजा जिसको टाइटल दिया गया था गजपति यानी कि हाथियों का स्वामी, प्रताप रुद्रदेव, बहुत पावरफुल राजा था। इसको भी कृष्णदेव राय ने हराया और ज़्यादातर उड़ीसा को अपने हिस्से में ले लिया था। अब कृष्णदेव राय का जो अंतिम महत्वपूर्ण मिशन था वो था गुलबर्गा की विजय। अक्सर ये सवाल आ जाता है, जैसे आता है ना अकबर का अंतिम महत्वपूर्ण मिशन कौन सा था? असीरगढ़। तो उसी तरह से कृष्णदेव राय का अंतिम महत्वपूर्ण मिशन था गुलबर्गा की विजय। ठीक है ना। इसने उस समय अल्बुकर्क और अल्मीडा ये पुर्तगाली वायसराय होते थे। ध्यान है ना, जब हम लोगों ने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली कंपनियों के बारे में बताया था, तो ये जो थे अल्बुकर्क को क्या कहा था? पुर्तगाली एम्पायर का रियल फाउंडर। तो अल्बुकर्क और अल्मीडा इन दोनों को इसने मजबूर किया कि आप घोड़ों पर व्यापार पर हमें प्रेफरेंस दोगे, घोड़ों के व्यापार के लिए हमें प्रेफरेंस दोगे। कहने का मतलब ये था कि आप अपने घोड़े जो हैं ना तो अरब के व्यापारियों को बेचोगे, ना किसी और दूसरी भारतीय रियासत को बेचोगे, हमें बेचोगे। पहले हम लेंगे घोड़े, उसके बाद हमसे जो बच जाएगा वो घोड़े आप किसी और को दे सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस समय भारत के विदेशी व्यापार में आयात की जो सबसे बड़ी मद होती थी वो घोड़ा ही होती थी। तो कई बार सवाल आया है कि किसने पुर्तगालियों को विवश किया कि घोड़ा व्यापार पर वो विजयनगर को वरीयता दे? तो कृष्णदेव राय ने। किसको किया? अल्बुकर्क और अल्मीडा को। अब आती है बन्नी हट्टी का युद्ध। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड क्या है कि ये जो दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतें और विजयनगर एम्पायर है अक्सर झगड़ते रहते थे, अक्सर इनमें झगड़ा होता था। अब एक बार ये हुआ है कि कृष्णदेव राय के बाद जो राजा बना है वो बना है सदाशिव राय। सदाशिव राय को इटली के यात्री नूनीज ने कायर कहा है। इटली का यात्री नूनीज था, उसने सदाशिव राय को कहा है कायर, यानी कि वो उसकी प्रशंसा नहीं करता है। सदाशिव राय जब राजा बना तो इसका जो सेनापति था राम राय, ठीक है ना, इसका एक सेनापति था राम राय, तो शासन की ज़्यादातर बागडोर जो संभाल ली थी वो राम राय ने संभाल ली थी, वजह चाहे उसकी जो भी हो। सदाशिव राय राजा होते हुए बैकग्राउंड में चला गया था और ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर आ गई थी या महत्वपूर्ण जो फैसले लेता था वो राम राय लेता था। और राम राय कहते हैं बहुत हठी भी था। लेकिन इसने क्या किया, राम राय ने, इसने एक अलायंस बनाया। इस अलायंस में शामिल था बीजापुर का राजा अली आदिल शाह और गोलकुंडा का राजा कुली कुतुब शाह, ठीक है, जो कृष्णदेव राय से पहले ही हार चुके हैं। अब विजयनगर के वो दोस्त हो गए हैं। किसके समय में? सेनापति राम राय और राजा सदाशिव राय के समय में। इसने बीजापुर के राजा अली आदिल शाह और गोलकुंडा के राजा कुली कुतुब शाह के साथ मिलकर के अलायंस बनाया और अहमदनगर पर हमला कर दिया। ऐसा ना, दक्षिण की ये जितनी मुस्लिम रियासतें हैं ना, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर वगैरह, ये आपस में भी लड़ते रहते थे। विजयनगर से तो लड़ते ही लड़ते थे, ये आपस में भी लड़ते रहते थे और इनके खात्मे की वजह भी यही थी। इनमें कभी यूनिटी हुई नहीं, हुई भी तो वो छिटपुट तरीके से हुई कभी, लेकिन अक्सर ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इसका फ़ायदा उठाया राम राय ने। राम राय का जो दुश्मन था हुसैन निजाम शाह था। राम राय ने, कौन राम राय? सदाशिव राय का सेनापति या विजयनगर का सेनापति। इसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर के अलायंस बनाया। बीजापुर का राजा अली आदिल शाह और गोलकुंडा का राजा कुली कुतुब शाह, इनके साथ मिलकर के अलायंस बनाया और अलायंस बना करके अहमदनगर पर हमला कर दिया। अहमदनगर का राजा कौन था इस समय? हुसैन निजाम शाह। इस युद्ध में अहमदनगर हार गई, अहमदनगर की सेना भाग खड़ी हुई, अहमदनगर की सेना हार गई। उसके बाद विजयी सेनाओं ने भयंकर लूटपाट की, लेकिन इस लूटपाट में सबसे ज़्यादा आगे रहा राम राय। राम राय ने बड़ी निर्दयता से औरतों का, बच्चों का कत्लेआम किया, है ना, और तमाम तरह की संपत्ति लूटी। और उसके बाद इस भयानक या कहते हैं नृशंस नरसंहार से जो अहमदनगर का राजा था वो तो नाराज़ हुआ ही हुआ, बाकी जो और मुस्लिम रियासतें थीं वो भी नाराज़ हुई इस नरसंहार के बाद। अब राम राय की शामत आ गई। अब हुसैन निजाम शाह, अहमदनगर ने क्या किया, हुसैन निजाम शाह ने
दक्षिण की जो जितनी मुस्लिम रियासतें थीं उन्हें अपने साथ मिलने का ऑफ़र दिया। उन्होंने कहा भाई जो भी हमारे आसपास आपस के झगड़े हैं उनको भूल जाओ, जो छोटे मोटे समझौते हम कर सकते हैं कर लो, जो कोई कुछ दे सकता है दे दो, जिसने किसी से कुछ लेना है ले लो, जहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन समझौता कर लो। किसके खिलाफ? विजयनगर के खिलाफ। अब इनको लगने लगा कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो विजयनगर है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विजयनगर है। इन लोगों ने अलायंस बनाया। अब मैंने आपको बताया कि बहमनी एम्पायर के बाद जो बहमनी एम्पायर है, बहमनी एम्पायर लास्ट में कितने हिस्सों में बट गया था? 5 हिस्सों में बट गया था। पहले बता चुका हूँ आपको, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, है ना। 5 हिस्से थे, ये 5 हिस्सों में बट चुका था। लेकिन था क्या कि इसमें बरार और गोलकुंडा की आपस में नहीं बनती थी अभी भी, मतलब बरार और गोलकुंडा में समझौता नहीं हो पाया, बरार और गोलकुंडा में समझौता नहीं हो पाया। तो जब ये अलायंस बना मुस्लिम रियासतों का, तो जो 5 मुस्लिम रियासतें थीं, अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा, इस अलायंस में बरार शामिल नहीं हुआ कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल आता है कि कौन शामिल नहीं था इस अलायंस में? बरार शामिल नहीं था। और थोड़ा सा और गहराई में जाएगा, मान ले आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछेगा क्यों शामिल नहीं था? क्योंकि बरार और गोलकुंडा में नहीं बनती थी, उनमें आपस में दुश्मनी थी या शत्रुता थी, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। खैर कुल मिला के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों का अलायंस बना। इस अलायंस का नेता कौन था? मैंने यहाँ लिखा भी होगा, बीजापुर का राजा अली आदिल शाह। ये जो अलायंस बना, देखो अलायंस को बनाने में पहल किसने की थी? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने। लेकिन इस अलायंस का नेता जो था वो था बीजापुर का अली आदिल शाह। ये अलायंस बना। इनका मेन टारगेट क्या था? इनका मेन टारगेट था राम राय। इनका मेन टारगेट क्या था? राम राय। सदाशिव राय मेन टारगेट नहीं था इनका, इनका मेन टारगेट था राम राय के। राम राय को उसकी जो उसने नरसंहार किया है उसकी सजा हमने देनी है। खैर, तो मैंने सारा लिखा, राम राय ने अहमदनगर में रक्तपात किया, लूटमार की। अब बरार के अलावा बाकी सभी मुस्लिम रियासतें, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के संघ ने विजयनगर पर हमला किया। इस संघ का नेता था बीजापुर का राजा अली आदिल शाह। ठीक है। अच्छा, ये जो युद्ध है जिसे हम कहते हैं, मैंने यहाँ हेडिंग डाला ना, बन्नी हट्टी का युद्ध, यहाँ पर हेडिंग डाला है ये बन्नी हट्टी का युद्ध। इसे और नामों से भी जाना जाता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। इसके 3 नाम हैं, बन्नी हट्टी, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ 23 जनवरी सन 1565 को। 23 जनवरी सन 1565 को ये युद्ध हुआ। सुन लेना जरा, रिफ्यूज़ कर देना है। 23 जनवरी सन 1565 को ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में जब ये पूरा का पूरा अलायंस आया सामने, तो इसके सामने विजयनगर की सेना जो थी वो टिक नहीं पाई। विजयनगर की सेना टिक नहीं पाई, हार गई, और हार गई, बुरी तरह से हार गई। एक ही दिन में इस युद्ध का फैसला हो गया। विजयनगर की सेना बुरी तरह से हार गई, बहुत से सरदार मारे गए, बहुत सी सेना मारी गई। उसके बाद सेना जो है वो भाग खड़ी हुई। सेना भाग खड़ी हुई। अब सेना तो भाग खड़ी हुई, सेना भाग खड़ी हुई और लूटे पीटे सैनिक जो थे वो अनागोंडी दुर्ग पहुंचे। अनागोंडी समझ रहे हैं ना? अनागोंडी के लिए पहुंचे और समाचार मिला कि भाई मामला गड़बड़ हो गया, और अब जो शत्रु सेनाएं हैं लूट मार के लिए अनागोंडी, उसके बाद विजयनगर में प्रवेश कर जाएंगी। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि सेनाएं आ गई थी। तो उसके बाद राजा और जो भी उसके खास आदमी थे, जो भी जिसे जो मिला, जो बचा सकता था, अपनी जान बचा करके लोग भागे। पहले विजयनगर और विजयनगर से बाद दूसरी जगह इलाकों में जाकर के छिप गए। लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम रियासतों की जो संयुक्त सेना थी, इसने पहले जो है गोलकुंडा के किले को, वो कौन सा किला? अनागोंडी का किला, अनागोंडी के किले को ध्वस्त किया, और उसके बाद फिर विजयनगर को जमकर लूटा और लूट करके उसमें आग लगा दी। इस तरह से एक महान वैभवशाली शहर का अंत हो गया, जिसको अब्दुल रज़ाक कहता है कि दुनिया में ना तो ऐसा शहर देखा, ना सुना, और ना कोई दूसरा कहीं होगा, बन्नी हट्टी के युद्ध के बाद। तो इस युद्ध में राम राय जो कि मेन टारगेट था, राम राय जो है इस युद्ध में घिर गया और मारा गया, और उसको खुद मारा था अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, राम राय को युद्ध में ही अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने मारा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ स्पेशली लिखा है, गोलकुंडा से शत्रुता के कारण बरार जो था वो इससे अलग रहा था। ठीक है। अब राम राय का भाई था तिरुमल। क्या नाम? तिरुमल। बेटा ये याद तो रखनी पड़ेंगे ये ना। राम राय का भाई था तिरुमल। उसने फिर से जो है अपनी सेना को इकट्ठा किया। 1670 के आसपास जो ये सदाशिव राय था ये मर गया, इस सदमे में ये मर गया। जैसे पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बालाजी बाजीराव उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो अब ये जो है सदाशिव राय, ये भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये भी मर गया। उसके बाद राम राय के भाई तिरुमल ने विजयनगर की जो सेना थी उसको फिर से इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अब उसने तमिलनाडु में एक जगह है पेनुकोंडा, मैंने मैप में पहले पार्ट में मैप मैंने इसको मैंने दिखाया है,
पेनुकोंडा में इसने अपनी नई राजधानी बनाई और फिर से अपने एम्पायर को इकट्ठा किया। लेकिन विजयनगर अब उस ऊंचाई तक ना पहुंच पाया जहां पर वो पहले था, और इसको धीरे धीरे आसपास की जो मुस्लिम या हिंदू जो भी रियासतें थीं उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के ये मुगल एम्पायर में मिल गया। ठीक है ना। सवाल आता है कि इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? एल्बर्ट सीवल, जिसने विजयनगर एम्पायर पे किताब भी लिखी है, द फॉरगॉटन एम्पायर। मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको। तो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था एल्बर्ट सीवल, और भारतीय इतिहासकार, आधुनिक भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि भारत के इतिहास में ये सबसे निर्णायक युद्ध था। ध्यान रखना, उसने ये नहीं कहा कि सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था ना, उन्होंने ये कहा है कि भारत के इतिहास में ये सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि विजयनगर खत्म हो गया जो कि धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। आप देख रहे हैं ना, कृष्णदेवराय के समय में पूरा का पूरा दक्षिण भारत ने जीत लिया था, गोदावरी और उड़ीसा तक ये पहुंच चुके थे। अगर ये एम्पायर ग्रो करता रहता तो संभवतः ये उत्तर में मुगलों को भी टक्कर दे सकता था। ठीक है ना, ठीक है सर। लेकिन ऐसा हो ना पाया, और उसके बाद ये होता है कि इस के बाद जल्दी ही जो मुस्लिमों का संघ था वो भी बिखर गया। इस युद्ध में तो वो एक साथ थे, लेकिन बंटवारे को लेकर के और जो आपसी झगड़े थे जो उन्होंने दबा रखे थे उनको लेकर के ये संघ जो था फिर बिखर गया, फिर आपस में लड़ने लगे। इनके इस आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाया शिवाजी ने। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा एम्पायर का उदय हुआ इनके इसी झगड़ों की वजह से। और फिर इनके झगड़े शिवाजी से, इनके आपस के झगड़े, इनके और मराठों के झगड़ों का फ़ायदा उठाया मुगलों ने, और धीरे धीरे मुगलों ने अल्टीमेटली इन सभी को कैप्चर कर लिया। आइए तो उसमें देख लो, कोई आंटी है। अब आगे चलते हैं, कोई आंटी है। हाँ ठीक है सर, रोक देना इसको एक बार। तो कृष्णदेव राय, आगे चलें, अब थोड़ा सा अलग हटके है। कृष्णदेव राय जो थे, इधर अगर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब इधर ही है अपना फोकस ज़्यादातर। तो कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने, वो वैष्णव धर्म को मानते थे, मतलब हिंदू धर्म की जो शाखा है, ब्रांच है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो, वैष्णव पंथ के कृष्णदेव राय। सवाल आ भी सकता है ना कि किसने वैष्णव मत को बढ़ावा दिया, तो कृष्णदेव राय ने। बुकाफस जो थे उन्होंने जैनों और वैष्णवों में समझौता कराया। इसका मतलब क्या है? इससे मतलब ये निकलता है कि जैनों और वैष्णवों में उस समय मतभेद होंगे कुछ, तो बुकाफस ने इन दोनों के बीच में समझौता कराया था, कभी मिलजुल के रहो। ठीक है, यानी राजा को दखल देनी पड़ी थी। हरिहर सेकंड जो था वो शिव जी के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव जी का एक नाम विरूपाक्ष भी आता है ना, तो हरिहर सेकंड जो था यानी कि शैव था। हरिहर सेकंड विरूपाक्ष रूप का उपासक था शिव जी का, इसका मतलब वो शैव था। ठीक है। उसके बाद कृष्णदेव राय जो है, मैंने लिखा आपने विजयनगर और तुलुक में द बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ ना लिख पाया मैं, तो मैंने लिख दिया द बेस्ट। तो विजयनगर और तुलुक वंश में सबसे अच्छा राजा ये था। सबसे अच्छा मीन्स सबसे पावरफुल। ठीक है ना। और कुली कुतुब शाह को इसके लिए सालूब तिम्म ने हराया। यहाँ मैं लिखा नहीं कि कुली कुतुब शाह को हराया, तो इसका सेनापति था सालूब तिम्म। एक बार कहीं सवाल पूछा गया, IAS में पूछा गया कि कुली कुतुब शाह को जो हराया गया था, गोलकुंडा किला ध्वस्त हुआ था, उसमें कृष्णदेव राय का सेनापति कौन था, किसने ये काम किया था। जैसे दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी की ज़्यादातर विजय जो थी वो मलिक काफूर की थी, तो उसी तरह से इसका सेनापति था सालूब तिम्म। तो सालूब तिम्म ने कुली कुतुब शाह को गोलकुंडा में हराया था। इसका कृष्णदेव राय का जो लास्ट मिशन था, विक्ट्री लास्ट इंपॉर्टेंट मिशन था, वो था बीजापुर। कृष्णदेव राय और भी बहुत सी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इसने, अच्छा, विजयनगर एम्पायर में क्या था, टैक्स बहुत लिए जाते थे, तरह तरह से टैक्स लिए जाते थे। समाज का कोई भी हिस्सा टैक्स से अछूता नहीं था, सब पे तरह तरह के टैक्स, शादी पर भी टैक्स लगता था। ठीक है ना। लेकिन उसमें यह था कि अगर आप विधवा से विवाह कर रहे हैं, किसी विधवा से विवाह कर रहे हैं, तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, विवाह पर कर था, लेकिन अगर सुने ना तो, लेकिन अगर विधवा से विवाह कर रहे हैं तो उस पर टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह को। तो विवाह कर इसने समाप्त किया। उपज को बढ़ावा देने के लिए इसने अपनी सारी ज़मीन का सर्वे कराया। खैर, सर्वे तो इसलिए कराया ताकि लगान भरपूर मिले और कायदे से मिले। उपज को बढ़ावा देने के लिए इसने जो है कुएँ, तालाब और नहरें खोदवाए थे सिंचाई के लिए इसने कुएँ, तालाब और नहरें खुदवाए थे। इसका एक फेमस ग्रंथ है अमुक्त माल्यद, उसमें उसने कहा भी है कि राजा को सिंचाई के लिए तालाब, कुएँ और नहरें बनानी चाहिए, है ना। तो खैर, तो उपज को बढ़ावा देने के लिए इसने सिंचाई हेतु नहर, तालाब और कुएँ बनाए। भूमि सुधार इसने लागू किए। भूमि का सर्वे किया। सर्वे समझते हैं, माप तोल कि हमारे ज़मीन में कितनी ज़मीन है। जैसे आजकल पढ़ते हैं ना आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, बंदोबस्त, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये भी तो एक तरह के सर्वे ही थे। लेकिन इसमें अंग्रेज़ों ने ज़मीन नापी नहीं थी,
अंदाजे से ऐसी कि भाई इतनी होगी और इतना हो जाएगा। ज़मीन जो नापी थी सबसे पहले किसने नापी थी? आधुनिक मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। हाँ, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन नापी थी। और उससे पहले जो ज़मीन नापी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने या मौर्यों ने। खैर, तो इसने ज़मीन को नापा, यानी कि ज़मीन का सर्वेक्षण कराया। इसके अलावा इसने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा, अमुक्त माल्यद एक ग्रंथ लिखा तेलुगु भाषा में। इससे जैसे चाणक्य है ना, चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से क्या पता चलता है? उसके जो भी विचार हैं उनका बारे में पता चलता है। राजनीति और प्रशासन के संबंध में उसके जो विचार हैं उनका पता चलता है। उसी तरह से इसने अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा तेलुगु भाषा में, ध्यान रखना तेलुगु भाषा में, जिससे उसके राजनीति और प्रशासन पर जो विचार हैं उसका तो पता चलता ही चलता है। लेकिन ये अमुक्त माल्यद जो ग्रंथ है मुख्य रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन से दर्शन पर? शैव और वैष्णव दर्शन पर। जैसे वो मजमाउल बहरीन क्या था उस समय? तो खैर, हाँ, मैं क्या कह रहा था, अमुक्त माल्यद ग्रंथ जो है उसमें कृष्णदेव राय के राजनीति और प्रशासन पर जो विचार हैं उनका पता तो चलता है, ठीक है ना, उनका पता तो चलता है। लेकिन मूल रूप से ये जो ग्रंथ है ये शैव और वैष्णव धर्म पर आधारित है, उसके दर्शन पर आधारित है, या ये शैव और वैष्णव धर्म में जो समानताएं हैं उनको दिखाना चाह रहा है। जैसे मजमाउल बहरीन दाराशिको ने लिखा था ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दो महासागरों का मिलन। मजमाउल बहरीन या दो महासागरों का मिलन, ये दाराशिको ग्रंथ है। और इसमें इसने जो हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको दिखाया था, और अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा था कि दोनों जो हैं एक ही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। तो उसी तरह से अमुक्त माल्यद ग्रंथ है जो कि शैव और वैष्णव दर्शन पर है। ओके, आगे चलें। इसी में मैंने लिख दिया है, इसी में उसके राजनीतिक और प्रशासनिक विचार भी मिलते हैं। उसने कहा है कि मुकुटधारी राजा की एक आंख जो है सदैव धर्म की ओर होनी चाहिए, यानी कि उसे धर्म का हमेशा ध्यान रखे। धर्म के क्या ध्यान रखे? इसका मतलब ये नहीं है कि साहब वो जो है कि उसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भी वो कोई काम करे तो ये देखे कि मेरा धर्म इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है। समझ रहे ना? यानी कि धर्म विरोधी काम कोई भी ना करे। झूठ बोलना भी धर्म विरोधी है ना, किसी पर जुल्म करना भी धर्म विरोधी है। तो सब कुछ धर्म विरोधी है साहब, तो धर्म विरोधी कुछ नहीं करना है। तो वो कहता है कि एक मुकुटधारी राजा की एक आंख हमेशा धर्म की ओर होनी चाहिए। इसी ने इसने कहा है कि राजा को सिंचाई के लिए तालाब, नहर और कुएं नहीं, तालाब, नहर और कुएं बनाने चाहिए। कौन सी? इसमें अमुक्त माल्यद में। किस भाषा में है ये? तेलुगु भाषा में, ठीक है ना। इसके अलावा इसने एक नाटक भी लिखा है संस्कृत भाषा में जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में नाटक है। इसके अलावा एक जगह पर इसने ये कहा कि मैंने और भी बहुत सारे नाटक और कविताओं की रचना की है। इसका मतलब क्या है? कृष्णदेव राय जो था वो शक्तिशाली राजा और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ विद्वान भी था, साहित्यकार भी था। इसीलिए उसको एक टाइटल दिया गया था, क्या? अभिनव भोज या आंध्र भोज, है ना। आंध्र भोज, अभिनव भोज, ये दो टाइटल तो मैंने बता दिए। अगर घर में जाकर पढ़ा हो तो इसके दो टाइटल और आ रहे होंगे याद, बताओ। आंध्र पिता में, उनसे पूछ रहा हूँ। एक और बचा, यवन राज स्थापनाचार्य, है ना। और एक पुर्तगाली यात्री है, इसने इसको कहा है कृष्णराव मकाकाओ। अभी आगे देखेंगे, ठीक है, आगे चलें। अब इसी कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में, कर्नाटक में जगह भटकल, वहाँ पर किला बनाने की परमिशन दी थी। हरिहर सेकंड ने, अब नेक्स्ट आ गए, हरिहर सेकंड ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका से टैक्स वसूला। श्रीलंका से टैक्स वसूला किसने? हरिहर सेकंड ने। बुक्का फर्स्ट ने चीन को दूत भेजे, चीन में जो है अपने डिप्लोमेटिक मिशन भेजे थे बुक्का फर्स्ट ने। देवराय सेकंड जो है वो संगम वंश का सबसे महान राजा था। मैंने पहले ही बताया कि संगम वंश का सबसे महान राजा देवराय, लेकिन इससे ही महान हो गया कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश का था। तो विजयनगर एम्पायर का सबसे महान राजा हो गया कृष्णदेव राय। देवराय सेकंड ने आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक का इलाका कब्जा लिया था। और एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वही इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इसने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी सेना और प्रशासन में लिया। अभी यूसेट का आपने एग्जाम दिया था तो उसमें भी आया है। तो इसने, देवराय सेकंड ने मुस्लिमों को भी बड़ी संख्या में अपनी सेना में और अपने प्रशासन में लिया, ठीक है ना। इसके अलावा ये सहिष्णु राजा भी था, इसने मुस्लिमों को मस्जिदें बनाने की आज़ादी दी। इसके अलावा अपने धर्म को मानने की उन्हें छूट दी देवराय सेकंड ने। ये वो दौर था जबकि दक्षिण की मुस्लिम रियासतें और विजयनगर एम्पायर जो था वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी लड़े जा रहे थे, लेकिन उसी में से एक देवराय सेकंड आया जिसने मुसलमानों को रियायतें दी। देवराय फर्स्ट जो था इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए।
तुंगभद्रा नदी पर 2-3 बांध बनाए, ज़्यादा ही बनाए हो सकते हैं, मैंने गिने तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाए, तो देवराय फर्स्ट ने। और फिर उन बांधों से नहरें निकाली। एक जो बहुत बड़ी विशाल नहर थी वो विजयनगर तक आती थी, तुंगभद्रा से विजयनगर तक आती थी, और न केवल विजयनगर को पानी की सप्लाई करती थी बल्कि रायचूर का जो दोआब है उसमें सिंचाई के लिए किसानों को पानी देती थी, जिससे कि ये इलाका जो था और उपज वाला हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये पूछेगा, हाँ ये पूछेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर हो सके तो इसका प्रिंट भी निकाल लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा काम क्या है, इसको लिख लेना, सबसे अच्छा काम, लिखते लिखते आपको याद भी होगा, ठीक है। तो देवराय फर्स्ट जो था, इसने विजयनगर को दक्षिण में आर्ट और कल्चर का सेंटर बनाया, कला और संस्कृति का केंद्र बनाया विजयनगर को दक्षिण भारत में। आगे चलें। कृष्णदेवराय वीर नरसिंह का भाई था, सालू वंश का था ये कृष्णदेवराय, वीर नरसिंह का भाई था। और एक राइटर हैं कुमार व्यास, इन्होंने कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा है कन्नड़ भारत, कुमार व्यास ने, जो कि किसको समर्पित है, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान कवि और साहित्यकार थे, जिन्हें कहते थे अष्टदिग्गज। कल भी बात हुई थी इसकी, है ना। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। इनमें सबसे जो फेमस था या सबसे खास था इनमें, वो था अल्लसीन पेदन्ना। अच्छा, इसको कहीं अल्लसनी लिखा गया है, कहीं अल्लसीन लिखा गया, देख लेना आप, लेकिन पेदन्ना हर जगह एक ही है। तो अल्लसीन पेदन्ना जो थे, इन 8 विद्वानों में सबसे फेमस थे या सबसे प्रसिद्ध थे या सबसे खास थे, अल्लसीन पेदन्ना। इनको तेलुगु कविता का ग्रैंडफादर या पितामह कहा जाता है। किसको, अल्लसीन पेदन्ना को, इनको तेलुगु काव्य का ग्रैंडफादर या पितामह कहा जाता है। आप पितामह को प्रोफाउंडर भी कह सकते हो, संस्थापक, है ना। खैर, तो पेदन्ना की कई सारी बुक हैं, जिसमें स्वारोचित संभव, मनुचरित और हरिकथा सार। ये पूछ सकता है आपसे, बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर इनको ना आप बार बार पढ़ते रहते हैं, जैसे आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, तो अक्सर ये नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन जब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ने आए तो 5 मिनट एक नज़र इन पर भी डाल ली। तो अगर 3 महीने में एक बार भी आप रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं सुना सुना सा आपको रहेगा कि हाँ, अब जैसे मान लिया आपसे पूछा कि भाई ये मनुचरित किसकी है, तो अब आपको पता है कि उस समय मैंने विजयनगर वाले नोट्स में ये पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आप महाकवि कालिदास ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं ना, उतने ज़्यादा तुक्के आपके सही होते जाते हैं, गैस उतने ज़्यादा सही होते जाते हैं। तो एक बार इनको देख लेना आप लोग ना, जब भी रिवीजन किया करें तो इनको भी देख लिया करें। श्रीनाथ, ये भी तेलुगु विद्वान थे, ये देवराय सेकंड के दरबार में थे, देवराय सेकंड के दरबार में थे। और देवराय के सेकंड के समय में, ये अपने समय में सबसे प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, ये श्रीनाथ सबसे प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। देखो पेदन्ना किसके समय में थे, सबसे फेमस कृष्णदेव राय के समय में, लेकिन उससे पहले देवराय सेकंड का समय आया। तो देवराय सेकंड के समय में सबसे प्रसिद्ध तेलुगु विद्वान ये जो कवि थे वो श्रीनाथ थे, और ये देवराय सेकंड के दरबार में भी रहते थे, ठीक है ना। और देवराय सेकंड ने किसको, श्रीनाथ को कनकाभिषेक की उपाधि दी थी। उससे पहले मैं ये स्किप कर गया, तेनालीराम जो है कृष्णदेव राय के दरबार में हैं। इनका नाम पांडुरंग महात्म्य है, पांडुरंग महात्म्य भी मिलता है इनका नाम, तेनालीराम या पांडुरंग महात्म्य। और ये एक कवि भी थे और विदूषक समझते हैं, कॉमेडियन, है ना। तो संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं विदूषक मतलब कॉमेडियन, ठीक है ना। कौन, तेनालीराम, ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में थी। श्रीनाथ देवराय सेकंड के दरबार में थे। अभी मैंने आपको बताया देवराय सेकंड ने श्रीनाथ को टाइटल दिया था, कौन सा टाइटल दिया था, कनकाभिषेक का, ठीक है ना। अच्छा, विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए, फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए, जिसमें से नूनिज जो है अच्युत देवराय के समय में आया। 1529 से 1542 का समय है अच्युत देवराय का, उसके समय में आया है नूनिज, ठीक है ना। कहाँ से आया, पुर्तगाल से आया है। इसने अच्युत देवराय को अत्यधिक कायर कहा है। मुझसे गलती हो गई है, मैंने शुरुआत में कहीं पर गलती से बोल दिया सदाशिव राय के बारे में ये शब्द बोल दिए हैं, तो आई एम सॉरी, वहाँ पर आप लोग इसको सही कर लेना। सदाशिव राय को नहीं, अच्युत देवराय को कहा है नूज ने अत्यधिक कायर, ठीक है ना। तो और वहाँ पर शायद मैं ये भी बोल गया हूँ कि कृष्णदेव राय के बाद राजा बना सदाशिव राय, तो वो मुझसे गलती हो गई है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो उस गलती को सही कर लेना आप लोग। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो कृष्णदेव राय 1529 में इसकी डेथ हो गई, उसके बाद राजा बना अच्युत देव राय जो रहा 1529 से 1542 के समय रहा। इसी के समय में नूनिज नाम का यात्री आया पुर्तगाल से।
इसने अच्युतदेव राय को अत्यधिक कायर कहा है। इसने इसी ने यानी कि नूनी ने बताया है कि देवराय सेकंड ने श्रीलंका, बर्मा, मलाया और क्विलिन से टैक्स वसूला था। बर्मा, म्यांमार, मलाया, मलेशिया, ठीक है ना। निकोलो कोंटी ये इटली से आया था। नूनीज पुर्तगाल से आया था। निकोलो इसका पूरा नाम है निकोलस, कहीं निकोलस कहीं निकोलो कहते हैं। तो निकोलस या निकोलो कोंटी जो था इटली से आया था। किसके समय में आया था? देवराय फर्स्ट के समय में। देवराय फर्स्ट के समय में ही आया। और देवराय फर्स्ट का जो टाइम है वो है 1406 से 1422 के बीच में। तो निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के समय में आया। और निकोलो कोंटी आया कब था? 1420 में, 1420 में, है ना। 420 भी आप याद कर सकते हो, उसके आगे एक लगा लेना। तो निकोलो कोंटी जो था वो 1420 में भारत आया, विजयनगर एम्पायर में आया देवराय फर्स्ट के समय में, ठीक है। इसने उस समय विजयनगर में कई सारी चीज़ों की जानकारी दी है। एक तो बहुविवाह जो पुरुष कर लेते हैं, स्त्री को छूट नहीं थी, ठीक है ना। हाँ भाई, स्त्री बहुविवाह कर ले तो दिक्कत है, पुरुष कर ले बहुविवाह तो कोई दिक्कत नहीं, ये पुरुषवादी सोच है। तो खैर, इसने बहुविवाह की जानकारी दी है, सती प्रथा की जानकारी दी है। विजयनगर एम्पायर में सती प्रथा थी, इसकी जानकारी देता है। इसके अलावा रथ उत्सव, जैसे ना जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की, है ना। हाँ, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है पुरी में, इसी तरह की रथ यात्राओं की जानकारी उसने दी है। पूरा का पूरा वर्णन किया है। उसने कहा साहब मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग रथों को खींच रहे हैं। वो कहता कुछ लोग रथों के आगे लेट जाते थे कि ताकि अगर उनकी मौत हो जाए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो रथ उत्सव के बारे में जानकारी दी निकोलो कोंटिस ने। इसके अलावा इसने कहा है कि यहाँ पर वर्ष में अन्य त्यौहार तो मनाए जाते हैं, लेकिन खास 3 उत्सव हैं। एक उत्सव होली जैसा, एक दिवाली जैसा और एक दशहरा। इन 3 उत्सवों की उसने जानकारी दी है, ठीक है ना। किसने? निकोलो कोंटी ने। और विजयनगर जो शहर है उसका विशद वर्णन किया है। डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाली थे और दोनों ही कृष्णदेव राय के समय में आए। डोमिंगो पायस और बारबोसा, एल्बर्टो बारबोसा दोनों ही जो हैं पुर्तगाली यात्री थे और कृष्णदेव राय के समय में आए। तो देखें सबसे पहले कौन आया? निकोलो कोंटी। ये देखना देवराय फर्स्ट पहले है ना, आप इसका ध्यान रखना। सबसे पहले निकोलो कोंटी आया, फिर जो है आया पायस और बारबोसा, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद कृष्णदेव राय का समय है, उसके तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन उसके बाद कृष्णदेव राय के बाद समय है अच्युत देव राय का, तो नूनीज आया उसके बाद में। तो सबसे पहले निकोलो कोंटी, फिर डोमिंगो पायस और बारबोसा, और उसके बाद नूनीज। ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है ना। इसी के बीच में आएगा अब्दुल रज़्ज़ाक़, भी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा जो हैं दोनों ही कृष्णदेव राय के समय में आए और इन दोनों ने ही कृष्णदेव राय की भूरी भूरी प्रशंसा की है, ठीक है। इसमें से जो पायस जो है डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहा था। कृष्णदेव राय जैसे इब्न बतूता आया था और किसके दरबार में रहा था? एमबीटी के दरबार में रहा था। तो इसी तरह से ये जो था डोमिंगो पायस जो था कृष्णदेव राय के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। इन दोनों ने ही इसकी प्रशंसा की है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो आया वो देवराय सेकंड के समय में आया। तो अब अगर हम इन सभी का क्रम मिला लें तो देवराय फर्स्ट के बाद आएगा देवराय सेकंड। तो नंबर 1, नंबर 2 अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये नंबर 2 हो जाएगा। और जो नंबर 2 था वो नंबर 3 हो जाएगा, और जो नंबर 3 था वो हो जाएगा नंबर 4। इसको प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स में अलग से लिख लेना, इनका क्रम, उनको याद भी कर लेना। कई बार पूछा गया कि इन यात्राओं का क्रम बताइए, कई बार आपसे पूछा गया, ठीक है ना। इन यात्राओं का क्रम बताइए, ये पूछा गया आपसे, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे चले। अब अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है, कहीं इसको अब्दुल रज़्ज़ाक़ लिखा गया है, कहीं अब्दुल रज़्ज़ाक़ लिखा गया है। ये आया है देवराय सेकंड के समय में। किसके समय में? देवराय सेकंड के समय में, ठीक है। कहाँ से आया? खुरासान, ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या हुआ? खुरासान। ईरान का पुराना नाम फारस भी है, लेकिन ईरान और उसके आसपास के इलाकों में एक एम्पायर था खुरासान, जिसका कोर एरिया ईरान था, इसलिए उसको खुरासान भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो खुरासान ईरान से आया था और ये शाहरुख का दूत था। ये शाहरुख जो है ये जो तैमूर था ना उसका वंशज था। शाहरुख जो है ये तैमूर का वंशज था। तो शाहरुख के दूत के रूप में ईरान या खुरासान से आया अब्दुल रज़्ज़ाक़। किसके दरबार में आया? देवराय सेकंड के दरबार में आया, ठीक है ना। इसने और बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की है विजयनगर एम्पायर की या विजयनगर शहर की, ठीक है। इसने कहा है, विजयनगर शहर को कहा है सबसे महान शहर। इसने कहा कि ऐसा शहर जो ना कहीं देखा ना सुना, ना इस जैसा पृथ्वी पर कोई और होगा। इसने विजयनगर एम्पायर में मनाए जाने वाले त्योहारों, रिवाजों और कल्चर का वर्णन किया अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, ठीक है। माहुआन चीनी यात्री था, ये मल्लिकार्जुन के समय में आया है, तो इसको नंबर आप 5 दे सकते हैं। माहुआन चीनी यात्री था, एक आध बार कहीं पूछा गया ये, ठीक है ना। माहुआन चीनी यात्री था, ये आया
मल्लिकार्जुन उर्फ पूर्णदेव राय के समय में। पूर्णदेव राय का समय कब हुआ? 1446 से 65 के समय चीन से आया था माहुआन, ठीक, चीनी यात्री था। आप देखें ना, बुक्का फर्स्ट ने चीन को दूत भेजे थे, इसका मतलब दूतों का आदान प्रदान होता रहता था। डोमिंगो पायस ने, देखो डोमिंगो पायस दरबार में भी रहा ना कृष्णदेव राय के, इसने कृष्णदेव राय को कहा है कृष्णराव मकाकाओ कहा है, और इसके अलावा एक टाइटल और दिया है राजा धीराज। कृष्णराव मकाकाओ और राजा धीराज का टाइटल इसने दिया है, ठीक है। इसने कहा है कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है, ठीक है ना, और कहा भारत के महत्तम अधिपतियों का अधिपति, देखा ना मैंने, भारत के महत्तम अधिपतियों का अधिपति, यानी कि भारत में जो सबसे शक्तिशाली राजा हैं उनका भी बॉस कौन है? कृष्णदेव राय है, उनका भी बॉस कौन है? कृष्णदेव राय, ठीक है साहब। तो अब अगर सवाल आपसे पूछ ले कि किसको पायस ने सबसे पावरफुल कहा है या कौन पावरफुल था पायस के मुताबिक, तो कृष्णदेव राय, ओके, भारत के महत्तम अधिपतियों का अधिपति, और इसी ने इसको कहा है कृष्णराव मकाकाओ। पायस इसके बारे में कहता है कि वह अत्यंत विद्वान, इधर दिखाई दे रहा है सर, वह अत्यंत विद्वान और सर्वगुण संपन्न शासक है, शायद ऐसा ही कोई और राजा हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है तमाम तरह की बुक्स हैं, उनके लेखकों के बारे में मैंने बताया है, और उनको जो संरक्षण जिसने दिया उसके बारे में डिस्कशन मैंने किया। जैसे श्रृंगार नैषद, सिद्धार्थ की बुक है ये, देवराय सेकंड ने इनको संरक्षण दिया। नारनप्पा जो है कुमार व्यास की पुस्तक है, इनको भी देवराय सेकंड ने ही संरक्षण दिया। महाभारत के जो पहले 10 अध्याय हैं उनका तेलुगु भाषा में अनुवाद है ये नारनप्पा के नाम से। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत नाटक है, किसका है ये? कृष्णदेव राय का, आपको पता ही है, पहले लिखा दिया मैंने। मधुरा विजयम विज्जिका कंपन और बुक्का फर्स्ट के समय लिखी गई है, कुमार कंपन की, ये पहले बताई दिया मैंने आपको, ठीक है ना। उसके बाद लघु और बृहद रामायण, ईश्वर दीक्षित की है ये, लघु और बृहद रामायण, रामायण की व्याख्या है ये, ईश्वर दीक्षित की है, कृष्णदेव राय ने इनको संरक्षण दिया। उसके बाद भूषण बुक है, किसने लिखी है? गोविंद राज ने। किसको संरक्षण दिया मुझे पता नहीं। रामायण की व्याख्या है, भूषण भी जो है वो रामायण की व्याख्या है, किसने लिखी है? गोविंद राज ने। धर्म परीक्षा व्रत विलास की है, जैमिनी भारत वीरभद्र की है। महाभारत के अश्वमेध पर का अनुवाद है जैमिनी भारत, किसने लिखी है? वीरभद्र ने। सायण विद्यारण्य और सायण आपको पता है, मैंने बताया 2 भाई थे ये, इन्होंने ही हरिहर बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराया था, दीक्षित किया था। तो सायण जो थे, सायण को हरिहर ने काम दिया था कि साहब आप जो हैं, जो चारों वेद हैं और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उनका तेलुगु भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसमें बहुत लंबा समय और बहुत मेहनत लगी थी। तो सायण ने विद्वानों के उस संघ का नेतृत्व किया था, उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने चारों वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का और आरण्यक ग्रंथों का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। और विद्यारण्य जो थे हरिहर फर्स्ट के राजगुरु बने थे। व्याख्या रत्नावली जो है आनंदपूर्ण विद्यासागर की बुक है, ये व्याख्या रत्नावली आनंदपूर्ण विद्यासागर की बुक है, हरिहर सेकंड के समय में। इसमें सायण वाला केस अक्सर आता है, और श्रृंगार नैषद श्रीनाथ की अक्सर आता है, और जाम्बवती कल्याणम मधुरा विजयम अक्सर आता है। तो जब 4-5 आप रट ही लोगे तो बाकी भी एक नज़र देख लेना, कोई फंस जाता, सही हो जाता तो अच्छा लगता है। तो अभी ये सेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में बहुत सी और छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। मैं एक चाय पी लेता हूँ, आप इसको पॉज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने अभी ध्यान दिलाया कि सर यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है कि जो हमने ये सीरियल बनाया ना, ऑर्डर, ये गलत हो गया है। तो इसमें नंबर 1 सबसे पहले निकोलो कोंटी आया, उसके बाद अब्दुल रज़ाक का समय, फिर माहुआन का समय, फिर डोमोगो पाइस और बारबोसा का समय, और लास्ट में जो है वो नूनीस का समय। तो स्टूडेंट्स ने भी ध्यान दिखाया, थैंक्स टू स्टूडेंट्स, और आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक। तो तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल एज है, शास्त्रीय युग, जैसे शाहजहाँ के समय को या मुग़ल काल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहते हैं, तो तेलुगु साहित्य का जो शास्त्रीय युग या क्लासिकल युग कहा जाता है वो कृष्णदेव राय के समय को कहा जाता है। उसके बाद वेंकट सेकंड जो था, विजयनगर एम्पायर में अंतिम पावरफुल राजा था या अंतिम महान बादशाह था, जिसके बारे में कुछ शब्द कहे जा सकें। वेंकट सेकंड, इसने स्पेन के राजा फिलिप थर्ड से पत्राचार भी किया था। कॉरस्पॉन्डेंट माने पत्राचार, समझ गए ना, खातों की अदला बदली, ठीक है ना। तो इसने स्पेन के राजा फिलिप थर्ड से पत्राचार किया था, और इसने विजयनगर में या अपने दरबार में वहाँ से पादरियों को इनवाइट किया था। इसी के टाइम में, किसके टाइम में? वेंकट सेकंड के टाइम में मैसूर जो था विजयनगर से अलग हुआ,
राजा वाडियार ने मैसूर में अपनी अलग स्वतंत्र रियासत बना ली थी, है ना। ये वही वाडियार वंश है जिसमें तरक्की की थी बाद में किसने, हैदर अली ने। अंतिम जो विजयनगर का राजा था, विजयनगर का जो अंतिम राजा था वो था रंगाथाड़। रंगाथाड़ जो था विजयनगर का अंतिम राजा था। अच्छा, दक्षिण का सबसे शक्तिशाली वंश, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कंफ्यूज होता है ना, तो उससे बचने के लिए दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश जो था वो चोल था। ध्यान देना मेरी बात का ना, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश चोल वंश था। और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा आप किसी को कहेंगे तो राजेंद्र फर्स्ट चोल था। ये चोल एम्पायर में आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली, क्योंकि हम लोग विजयनगर विजयनगर कर रहे हैं 3-4 दिन से ना, तो आपके दिमाग में यही चलने लगेगा, फिर आप ये नहीं सोचोगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश चोल था। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा राजेंद्र फर्स्ट चोल था। दक्षिण भारत की सबसे पावरफुल जो नेवी बनाई, ये एक्चुअली भारत की भी सबसे पावरफुल नेवी थी, न केवल दक्षिण भारत की बल्कि उत्तर दक्षिण की, पूरा पश्चिम कहीं को मिला लो, सबसे पावरफुल नेवी जो थी नौसेना वो चोलों की ही थी। इसके अलावा मध्यकाल में ये चोलों के बाद, अच्छा चोल जो है ना एंशिएंट एज से लेकर के प्री मिडिवल एज तक रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। तो अगर मध्यकाल की बात करें, मिडिल एज की बात करें, मेडिवल एज की बात करें, तो चोलों के बाद मध्यकाल में या चोलों के बाद दक्षिण में जो सबसे पावरफुल आर्मी थी या सबसे पावरफुल एम्पायर था वो विजयनगर का था, और सबसे पावरफुल राजा उनके बाद कृष्णदेव राय था, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एक शहर भी हैं, जैसे हरिहर बुक्का ने क्या बसाया, विजयनगर। विजयनगर हरिहर बुक्का ने बसाया और इसे विजयनगर एम्पायर की राजधानी बनाया। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में है ये, कर्नाटक में, और इसके जो खंडर मिलते हैं वो कर्नाटक में हम्पी जिले से मिले हैं, हम्पी से, है ना। और ये यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। नगलापुर शहर कृष्णदेव राय ने बसाया। इसके अलावा हजारा राम मंदिर और बिट्ठल स्वामी मंदिर जो हैं ये भी कृष्णदेव राय ने बनाए। द्रविड़ कला के उदाहरण हैं ये, हजारा स्वामी मंदिर और बिट्ठल स्वामी, हजारा स्वामी नहीं, हजारा राम मंदिर और बिट्ठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने बनाए। ये सिविल ने हरिहर फर्स्ट की तारीफ की है, हरिहर फर्स्ट के बारे में कहा है कि उसके समय में शांति कभी भंग नहीं हुई। तो विजयनगर एम्पायर में अब हमारे पास जो रह गया केवल थोड़ा सा अर्थव्यवस्था और उसका जो प्रशासन है, नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, वो क्या था उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन बाकी सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।